बिहार की राजधानी पटना में 6 जनवरी को नीट की तैयारी कर रही छात्रा शंभू गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिलती है। हॉस्टल के कर्मचारी उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। एक हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल और फिर तीसरे हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। 6 जनवरी से 9 जनवरी तक चले इस घटनाक्रम में पुलिस सीन से गायब रहती है। 3 दिन तक न हॉस्टल सील हुआ, न कमरा, न बिस्तर, न कपड़े। कानून के जानकारों के अनुसार यही सबसे महत्वपूर्ण समय था जिसमें सबूत इकट्ठे किए जाते, लेकिन पुलिस सबसे सुस्त दिखी। थाना प्रभारी रोशनी कुमारी ने एक कहानी गढ़ी कि लड़की ने सुसाइड किया है। उसी कहानी को एएसपी, एसपी और खुद एसएसपी कार्तिकेय शर्मा भी आगे बढ़ाते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार इस केस की पड़ताल में ये सामने आया कि ये किसी एक अफसर की गलती नहीं। बिहार के इस संवेदनशील मामले में 5 चेहरे जिनकी लापरवाही सामने आई है, जिसमें थाना प्रभारी ने गलत रिपोर्ट दी, एसपी ने उसे सुसाइड बता दिया और एसएसपी ने तो रेप से इनकार ही कर दिया। इस पूरे मामले पर अखबार ने लीगल एक्सपर्ट से बात भी की है। उस रिपोर्ट के आधार पर किस अधिकारी की क्या जिम्मेदारी थी और उसने क्या लापरवाही की, आइए एक एक कर सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले थाना प्रभारी के रूप में रोशनी कुमारी को 6 जनवरी को मिली सूचना को मेडिको लीगल केस मानना था। कानून में भी स्पष्ट है, यदि कोई छात्रा संदिग्ध हालत में बेहोश मिलती है तो पुलिस को तत्काल मौके पर पहुंचकर कमरे को सील, हॉस्टल को सर्च और परिवार को सूचित करना होता है। उन्हें चाहिए था कि वे एफआईआर की प्रक्रिया शुरू कराती, फॉरेंसिक टीम बुलाती और अस्पताल में इलाज के दौरान किसी निष्कर्ष से बचती। लापरवाही क्या हुई? 3 दिन तक पुलिस की गैर हाजिरी सबसे बड़ा सवाल है। इस दौरान हॉस्टल का कमरा खुला रहा, 3 लोगों को हिरासत में लेकर छोड़ भी दिया गया, लेकिन हॉस्टल की जांच नहीं हुई। सबसे गंभीर चूक ये रही कि थाना प्रभारी की शुरुआती रिपोर्ट ही आगे की पूरी जांच की बेसलाइन बन गई, जिसे बाद में कोई अधिकारी चुनौती देता नहीं दिखा या उसे क्रॉस चेक करवाने की प्रक्रिया भी नहीं की गई। एसपी स्तर पर केस की री अप्रेजल होती है। यह देखा जाता है कि क्या शुरुआती जांच में कोई एंगल छूटा तो नहीं है। उन्हें चाहिए था कि वे 6 से 9 जनवरी की पुलिस गैर हाजिरी पर सवाल उठाते और हॉस्टल की दोबारा जांच के आदेश देते। यही नहीं, नीट छात्रा का स्टेटमेंट भी लेना चाहिए था, जैसे उसके शरीर पर चोट कैसे लगी, प्राइवेट पार्ट में चोट है या नहीं। लापरवाही क्या हुई? एएसपी अभिनव कुमार ने थाना प्रभारी की रिपोर्ट को ही आधार मान लिया। न कमरे की फॉरेंसिक जांच कराई, न नए सिरे से संदिग्धों को जोड़ा गया। ये वो टाइम था जहां केस को सही दिशा में मोड़ा जा सकता था, लेकिन कैजुअल अप्रोच से ही काम किया गया। ऐसा मान लिया गया कि मामला सुसाइड का है, दब जाएगा। आगे आपको बता दें कि एसपी स्तर पर किसी भी संवेदनशील केस में पोस्टमार्टम से पहले निष्कर्ष नहीं दिया जाता है। मीडिया ब्रीफिंग में संयम जरूरी होता है। यहाँ सीधे जजमेंटल बयान आ गया कि रेप हुआ ही नहीं है। तो लापरवाही क्या हुई? एसपी परिचय कुमार ने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सीधे इसे सुसाइड बता दिया। नींद की गोली और मोबाइल सर्च की कहानी सामने लाया। मेडिकल रिपोर्ट में उनकी सभी बातें उलट साबित हो गई। बिना जांच के नीचे के अफसरों की रिपोर्ट पर भरोसा कर लिया एसएसपी ने और वही बयान मीडिया के सामने दे दिया। तो एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल्दबाजी दिखाई, तो लापरवाही यहीं पे हो गई। जिम्मेदारी थी कि एसएसपी का काम अधीनस्थ अधिकारियों की रिपोर्ट को क्रॉस वेरीफाई करना होता है, खासकर तब जब मामला यौन शोषण जैसे मुद्दे से जुड़ा हो। तो एसएसपी ने भी यौन शोषण की संभावना को सीधे खारिज कर दिया। ये बयान तब आया जब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई भी नहीं थी। तो पता नहीं कैसे एसएसपी ने किसी प्राइवेट डॉक्टर की रिपोर्ट पर भरोसा कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वही बयान पुलिस के लिए असहज सवाल बन गया है। तो महिला डॉक्टर का हवाला देकर रेप से इनकार किया गया, शरीर पर चोट बताई गई। तो जिम्मेदारी ये थी कि प्रारंभिक डॉक्टर की
जिम्मेदारी होती है कि यदि संकेत अस्पष्ट हो तो रिपोर्ट रिजर्व रखी जाए। डॉक्टरों को कानूनी निष्कर्ष नहीं देना चाहिए। हालांकि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने रेप से इनकार किया, लेकिन शरीर पर चोट के निशान बताए थे। वो कैसे आए ये न तो पुलिस बता पाई और न ही डॉक्टर। तो डॉक्टर सतीश ने जिस महिला डॉक्टर के आधार पर रिपोर्ट बताई, उसी की शुरुआती राय से पुलिस ने रेप की संभावना से इनकार कर दिया, जबकि पोस्टमार्टम में जननांग पर चोट, टिश्यू ट्रॉमा और संघर्ष के निशान मिले। यहीं से सवाल उठता है, क्या शुरुआती मेडिकल जांच अधूरी थी और पुलिस जल्दबाजी कर गई? तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने आखिर पुलिस की थ्योरी कैसे झूठी साबित की है? दरअसल पुलिस का ये कहना था कि ये डिप्रेशन में आत्महत्या है, लेकिन रिपोर्ट जो आया पोस्टमार्टम का, उसमें कहा गया कि गर्दन, कंधे, चेस्ट पर नाखूनों के निशान और पीठ रगड़ने से नीली पड़ गई थी। लड़की ने बचने के लिए स्ट्रगल किया होगा। आत्महत्या की थ्योरी से मेल नहीं खाती थी पुलिस का ये बयान। तो पुलिस ने कहा कि कोई रेप नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि प्राइवेट पार्ट में ताजा चोट था, टिश्यू ट्रॉमा और ब्लीडिंग। मेडिकल ओपिनियन के मुताबिक फोर्सफुल पेनिट्रेशन भी किया गया। एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। पुलिस कह रही थी कि नींद की गोली से लड़की बेहोश हुई होगी, लेकिन रिपोर्ट ये कह रही कि सभी प्रमुख चोटें मौत से पहले की पाई गई, यानी पीड़िता बेहोश नहीं थी, उसने विरोध किया होगा। पुलिस ने कहा कि नींद की दवाइयों का ओवरडोज से छात्रा की मौत हुई, लेकिन रिपोर्ट में यह कहा गया कि लड़की के चेस्ट को नोचा गया, कंधे पर गहरे नाखून के निशान थे, पीठ पर रगड़, ये सब ओवरडोज से नहीं हो सकता है। तो पुलिस ने अब तक क्या क्या किया है उसके बारे में भी अब जान लेते हैं। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने छात्रा का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर संघर्ष के निशान और यौन हिंसा से जुड़े मेडिकल संकेत सामने आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सेकंड ओपिनियन के लिए भी भेजा गया। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सेकंड ओपिनियन के लिए उच्च चिकित्सा संस्थान भेजा। पुलिस का कहना है कि अंतिम निष्कर्ष विशेषज्ञों की राय के बाद ही तय किया जाएगा। तो हॉस्टल वार्डन कर्मियों से भी पूछताछ हुई। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन और कुछ कर्मियों से पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार छात्रा को अस्पताल ले जाने और उस दौरान हुई गतिविधियों को लेकर बयान दर्ज किए गए हैं। हॉस्टल संचालक को भी जेल भेज दिया गया है। तो सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल एविडेंस खंगालने का भी दावा किया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि छात्रा के हॉस्टल आने जाने के रास्तों और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। मोबाइल कॉल डिटेल और डिजिटल डेटा की भी जांच की गई है। बता दें कि इस घटना के बाद हुए विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं को लेकर पुलिस ने अलग से एफआईआर दर्ज की है। इन मामलों में वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान कर कार्रवाई की बात भी कही गई है। डीजीपी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बनाई है। मामले की गंभीरता और पुलिस की शुरुआती भूमिका पर उठे सवालों के बीच डीजीपी ने विशेष जांच टीम यानी एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी को अब पूरे घटनाक्रम की जांच करनी है। एसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है, जिसमें 2 डीएसपी और 2 इंस्पेक्टर भी शामिल है। अब ये भी जान लीजिए कि एसआईटी क्या क्या जांच करेगी। 7 पॉइंट्स में आपको समझाते हैं। एसआईटी ये जांच करेगी कि पुलिस को सूचना कब मिली और एफआईआर डीडी एंट्री क्यों नहीं हुई। हॉस्टल और छात्रा के कमरे को सील क्यों नहीं किया गया। बेडशीट, कपड़े, बाथरूम, दरवाजे के सबूत सुरक्षित किए गए या नहीं। डॉक्टर की शुरुआती जांच किस आधार पर बनी, पुलिस ने उसी को अंतिम क्यों मान लिया। मेडिकल बोर्ड से पहले रेप नहीं हुआ, बयान आखिर क्यों दिया गया। तो 3 लोगों को क्यों और किस आधार पर छोड़ दिया गया। क्या उनके मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स की जांच हुई। क्या वे हॉस्टल, छात्रा या स्टाफ से जुड़े थे। इसके साथ ही साथ मोबाइल से सुसाइड सर्च की कहानी किसने और कब बनाई। क्या डेटा फोरेंसिक तरीके से निकाला गया। क्या ये डेटा नैरेटिव फिट करने के लिए इस्तेमाल हुआ। तो एसएसपी एसपी के पास कौन सी रिपोर्ट रखी गई। किसने सेक्सुअल असॉल्ट की संभावना खारिज करने की सिफारिश की। क्या किसी ने असहमति नोट की थी। शरीर पर चोटें पहले क्यों दर्ज नहीं हुई। किस स्तर पर यह गैप पैदा हुआ। क्या ये लापरवाही थी या दबाव में किया गया निर्णय। अफसरों की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। थाना प्रभारी ने एफआईआर में देरी क्यों की। बाकी अफसरों ने कैसे उसी रिपोर्ट को सही मान भी लिया। तो ये सब एसआईटी की जांच में ये सब पॉइंट्स जो है इस पर जांच होगी। अब परिवार के आरोप क्या है। परिवार का कहना है कि पुलिस ने एफआईआर में ही देरी की, मामले को गंभीरता से लिया ही नहीं। मेरी बेटी के शरीर
पर जो है खरोच के निशान थे। मैं कहता रहा पर पुलिस ने सुनी नहीं। एफआईआर दर्ज होने के बाद हॉस्टल प्रबंधन की ओर से समझौते की बात भी की गई। हॉस्टल की साख खराब न हो इसके लिए पैसे का ऑफर भी किया गया। शिकायत आगे न बढ़ाने का दबाव भी बनाया गया। पुलिस, हॉस्टल संचालक और रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर एक दूसरे से मिले। तो ये परिवारजनों की शिकायत है जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि प्रभात मेमोरियल के डॉक्टर जो है सतीश उनका नाम है, उनके खिलाफ जो है खूब बवाल मच रहा है। डॉक्टर सतीश अभी फरार है, कहाँ है ये पता नहीं है। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से डीजीपी को लेटर भी लिखा गया है और डॉक्टर सतीश को सुरक्षा मुहैया प्रदान करने की बात भी कही गई है। तो जो भी अपडेट्स आएंगे इस केस में हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए जरूरी होगा कि न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।